दोस्तों चलिए आज हम ट्रांसफार्मर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लगाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा नहीं 10-15 लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हम आगे आपको भी इस तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना राय लिख दीजिएगा। तो टाइम बिना बर्बाद किए हुए चलते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को एक विद्युत ऊर्जा को समान या अधिक वोल्टा के रूप में रूपांतरित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है। तो आप जानते ही होंगे ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ट्रांसफार्मर में के का मान यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान 1 से अधिक है। तो ट्रांसफार्मर में N1 N2 का संबंध क्या होगा। तो इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान 1 से अधिक होता है तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप अप हो जाता है, यानी कि N2 का मान N1 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी इस तरह के ट्रांसफार्मर क्या होंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक के बीच जो कुंडली होता है जो किस रूप में युग्मित होता है, माने प्राइमरी और सेकेंडरी का जो कुंडली है वो किस रूप में आपस में कनेक्टेड होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा फ्लक्स के रूप में रहता है, यानी कि वह चुंबकीय रूप में होता है। ठीक है, चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ट्रांसफार्मर है एक, ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर आप जानते होंगे कि स्थैतिक युक्ति है, मतलब इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, जो भी होता है सब स्थिर रहता है, इसलिए ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है जो किसके सिद्धांत पे काम करता है, प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को क्या किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है। स्टेप डाउन के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम लोड को पलट दिया जाए, मतलब प्राइमरी को सेकेंडरी के रूप में और सेकेंडरी को प्राइमरी के रूप में अगर प्रयोग करिएगा तो उस कंडीशन में आपका ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप है वो स्टेप डाउन के रूप में कार्य करने लगेगा। चलिए हम एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये मेरा क्या होगा प्राइमरी साइड, ये मेरा हो गया सेकेंडरी साइड। ठीक है, ये लिख देते हैं था। अब देखिए इस तरह से हम मतलब इस तरफ से हम इस पे प्राइमरी में हम अथी देंगे, मतलब उसमें लाइन देंगे, तो इस तरफ से हम लोड देंगे तो अब इस तरफ वोल्टेज ज़्यादा होगा सेकेंडरी साइड, तो इसलिए स्टेप अप हो गया। ठीक है, अगर इसको हम आपस में हम पलट देते हैं, जैसे इस तरह से इसको कर दिया जाए, ज़्यादा वाला टर्न को प्राइमरी साइड ले लें और कम वाला टर्न को सेकेंडरी साइड ले लें, तो वही ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन के रूप में कार्य करने लगेगा। तो इसका आंसर वही हो जाएगा 1 नंबर जो हम लोग लगाए थे। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर क्रोड पटलित करने का उद्देश्य क्या है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो पटलित करते हैं किसके कारण से, तो लौ हानि को कम करने के लिए पटलित कर दिया जाता है। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफार्मर के द्वितीयक से प्राप्त वोल्टा की आवृत्ति, जो सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज जनरेट करेगा, मतलब ट्रांसफार्मर, उसमें प्रारंभिक के तुलना में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो प्रारंभिक के तुलना में तुल्य होगा, मतलब 50 हर्ट्ज प्राइमरी साइड होगा तो सेकेंडरी साइड भी 50 हर्ट्ज ही होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन है नहीं। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी धारा शून्य है, इसका अर्थ क्या है। जब सेकेंडरी शून्य है इसका मतलब क्या है, उसमें कोई लोड नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में शून्य धारा यानी I0 तथा शून्य भार का पावर फैक्टर cos फाई है, तब cos फाई का मान क्या हो जाएगा। cos फाई का मान 45 डिग्री से अधिक, उसमें सॉरी थीटा का मान पूछ रहा है केवल, तो थीटा का मान 45 डिग्री से अधिक होगा तथा 90 से कम होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे हम 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा एवं हिस्टैरिसीस धारा के कारण क्षय ऊर्जा को सप्लाई करने वाली धारा क्या हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा I cos फाई हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे हम 12 नंबर पे आते हैं। शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में क्या होता है। जब ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं है तो उस कंडीशन में उस पर क्या होगा,
कौन सा हानि होगा? सिर्फ 12 नंबर का सी नंबर होगा, सिर्फ लव हानि हो जाएगा। ठीक है, आगे हम 13 नंबर पे आते हैं। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है? वोल्टेज और धारा को परिवर्तित करता है। ठीक है, उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट का काम कम हो जाएगा, करंट को बढ़ाएगा तो वोल्टेज का मान करंट बढ़ाएगा तो वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, दो कुंडली वाले ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी में प्रेरित वोल्टता क्या होता है? हमेशा विपरीत कला में होता है, दोनों 180 डिग्री के विपरीत फेज में होता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात यानी के का मान क्या होता है? E2 बाई यानी कि सेकेंडरी का ईएमएफ बटे प्राइमरी का ईएमएफ रेशियो जो होता है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन अगर क्या कह रहा है, ऋणात्मक है, तो उसमें किस तरह का भार संयोजित होगा? मतलब ट्रांसफार्मर किस तरह के लोड रहने पर उसका वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसमें लीडिंग पावर फैक्टर वाला कोई इक्विपमेंट हम लगाएंगे, यानी उसका पावर फैक्टर अगर लीडिंग होगा तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक आएगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपना राय लिखिए कि हमको और इस तरह के वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद।